फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस चांद पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन किताब, दोस्तों वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की, जो बुक एस चांद की पब्लिकेशन की है, आर एस अग्रवाल सर द्वारा लिखी गई। उसका एक एक चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग सोल्यूशन करवा रहे हैं। चैप्टर बाय चैप्टर सोल्यूशन के अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी बहुत सारा समय उस पर नहीं देते हुए, चूंकि ये सीरीज बहुत लंबे चली आ रही है, तो आप इस सीरीज में डेफिनेटली जुड़े हुए। पार्ट 1 दोस्तों हम लोग कर रहे थे और पार्ट 1 का सेकंड सेक्शन स्टार्ट कर लिया था। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है, ये सेकंड सेक्शन का है। तो दोस्तों, सेकंड सेक्शन का चैप्टर नंबर 2, स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। दोस्तों, आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? दोस्तों, तर्क। कोई भी बात पर अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं, मतलब उसके लिए तर्क दे रहे हैं। किस तरीके के तर्क हैं, उनको हम अभी समझते हैं। देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा वो लिखा हुआ है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अ स्टेटमेंट कंसर्न्ड विद द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इशू is given followed by a certain arguments in the favor or against of the statement। क्या मतलब है दोस्तों? ये as it is इस बुक में स्टार्टिंग में लिखा है, जैसे आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि आपको सोशल, पॉलिटिकल ऐसे कोई इशू पे एक स्टेटमेंट दे रखा होगा। स्टेटमेंट आपको नीचे जो स्टेटमेंट दे रखा होगा, उसी के साथ में एक आर्ग्यूमेंट या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दे रखे होंगे। आर्ग्यूमेंट्स जो है या तो फेवर के होंगे या अगेंस्ट के होंगे। जनरली आर्ग्यूमेंट की स्टार्टिंग यस या नो से मिलेगी। तो अब उस आर्ग्यूमेंट का हमें क्या करना है वो आगे देखते हैं। तो दोस्तों, आगे उसी बुक के वर्ड्स को, सेंटेंसेस को लेके आया हूं। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज फर्स्ट द स्टेटमेंट, देन द आर्ग्यूमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट, एंड फाइनली डिसाइड विच ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स होल्ड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प फॉर्मुलेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट। क्या मतलब है इसका? दोस्तों, आपको ये कहा गया है कि जो आप हैं, स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको स्टेटमेंट को पहले एनालाइज करना है, उसके बाद उस आर्ग्यूमेंट्स को देखना है जो कॉन्टेक्स्ट, स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हो, और उसके अकॉर्डिंग फाइनल डिसाइड करना है कि भैया जो नीचे आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं उनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, फॉर्मुलेट करने के लिए कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट क्या होगा। In making decision about the important questions, it is desirable to distinguish between strong and weak। हमें दो तरह के आर्ग्यूमेंट पे समझना होगा कि भैया स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कौन सा है, वीक आर्ग्यूमेंट कौन सा है। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट वो होंगे विच आर बोथ इंपॉर्टेंट एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वेश्चन। वो होंगे जो एक तो महत्वपूर्ण होंगे और सीधा जुड़े होंगे हमारे स्टेटमेंट से। लेकिन वीक आर्ग्यूमेंट किसे कहेंगे? वो होंगे जो माइनर इंपॉर्टेंस रखते हैं और डायरेक्टली रिलेट भी नहीं करते हैं क्वेश्चन से, इनडायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं उस क्वेश्चन से। तो आपको यहाँ कहा है दोस्तों, एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यस या नो में आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे रखे होंगे, और आपको ये पता लगाना है कि कौन से आर्ग्यूमेंट आपको हेल्प कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने बोल्ड करके लाया हूं। Remember, you are required to form an opinion only in the light of given arguments and not on the basis of your own presumptions। आपको क्या लग रहा है ये नहीं पूछा है, आप क्या चाहते हो ये नहीं पूछा। और दोस्तों, ये वाला सेक्शन और इसके बाद आने वाले सभी क्वेश्चंस जो होंगे, क्वेश्चन नहीं दोस्तों, मैं तो चैप्टर्स की भी इवन बात कर लेता हूं। ये इस चैप्टर में तो है ही, आगे आने वाले कितने भी चैप्टर के 2 या 3 या 4 या 5 चैप्टर्स जिनमें इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, डिडक्शन करना है जहां पे, वहां आपके व्यूज नहीं पूछे जा रहे कि आपको क्या पसंद है। वहां सिर्फ ये बात पूछी जा रही है कि एक्चुअली होना क्या चाहिए, सही क्या है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चंस। इसी रीजनिंग को दोस्तों हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग भी कहते हैं, क्योंकि आपको स्टेटमेंट को एनालाइज करना जरूरी है। ठीक है ना? तो देखते हैं दोस्तों क्या एनालिसिस होता है। लिए चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। दोस्तों, पहले कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊंगा जिससे कि आपको यह क्लियर हो जाए कि इस क्वेश्चन को किस अप्रोच में लेके जाना है। एक एक क्वेश्चन को, एक एक एग्जाम्पल्स को आराम से देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दे रखा है, शुड द पेरेंट्स इन इंडिया इन फ्यूचर बी फोर्स्ड टू ऑप्ट द ओनली वन चाइल्ड एज अगेंस्ट थ्रू और मनी एट प्रेजेंट। आजकल माँ बाप के 2 3 4 बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, तो ये कहना चाह रहा है कि मेरे भाई
फ्यूचर में, भविष्य में क्या ऐसा कोई ऑप्शन देना चाहिए कि ऑप्शन नहीं, ऐसा एक नेसेसरी कर देना चाहिए कि आप केवल एक ही बच्चा ऑप्ट कर सकते हो, दूसरा बच्चा प्लान नहीं कर सकते हो। ऐसा स्टेटमेंट आया है, मतलब आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया है। अब ये वो सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके यस या नो के फॉर्मेट में होंगे। ये वो सारे क्वेश्चन होंगे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे होंगे। तो दोस्तों आप कहेंगे यस, हाँ भाई हाँ, दिस इज द ओनली वे टू चेक द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारत की निरंतर बढ़ती हुई जो एक पॉपुलेशन है उसको चेक करने का, यहां चेक का मतलब क्या है, कंट्रोल करने का। दोस्तों चेक का एक मतलब कंट्रोल से भी आता है, और कंट्रोल से एक और सिनोनिम बनता है कर्ब, CURB। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यही एकमात्र तरीका है किस तरीके से आप कम कर सकते हैं अपनी पॉपुलेशन को। दूसरा, दिस टाइप ऑफ प्रेजेंस प्रेशर tactic is not adopted by any other country in the world। इस तरह की प्रेशर टेक्निक जो है किसी और देश में नहीं अपनाई जा रही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है। देखिए, हां भी सही लग सकता है, ना भी सही लग सकता है। आपके एक ही क्वेश्चन में दोनों राइट हो सकते हैं। कैसे? आप ऑप्शन देखिए जरा, इनके जो ऑप्शन है ना, पहला कह रहा है कि ओनली वन स्ट्रांग है, दूसरा कह रहा है ओनली सेकेंड स्ट्रांग है। या तो पहला स्ट्रांग है या दूसरा, दोनों के बारे में नहीं कह सकते। पहला भी नहीं है और दूसरा भी नहीं है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। पहला भी स्ट्रांग है, दूसरा भी स्ट्रांग है, ऐसा ई में आ रहा है। तो एक बात समझिएगा, यस और नो दोनों ही सही हो सकते हैं अपने आंसर। हमें ये नहीं चेक करना है कि आर्ग्यूमेंट सही है या गलत है, वो तो देखना ही है। आर्ग्यूमेंट कितना स्ट्रांग है ये इंपॉर्टेंट है, कि कितना स्ट्रांगली उस बात को रिलेट कर रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है। जैसे क्लियरली अडॉप्टिंग सच अ पॉलिसी विल डेफिनेटली हेल्प द रेगुलेट द population growth, which in turn will be the facilitate proper growth of the economy and optimum utilization of country's resources। So argument first holds strong। सिंपल सी बात है, अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपकी एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन पे थोड़ा कंट्रोल लगेगा। तो ये बिल्कुल सही तो कह रहा है, यही तो एकमात्र तरीका है, नहीं तो आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करोगे मेरे भाई। तो पहला वाला तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। अब दूसरा देखिए मेरे भाई, ऑल्सो अ कंपैरिजन विद व्हाट द अदर कंट्रीज हैव डन इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग। देखिए, कभी भी दूसरे क्या कर रहे हैं उससे आपका आर्ग्यूमेंट कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो कंपैरिजन करना ही नहीं है, कंपैरिजन नहीं करना है तो सेकंड रॉन्ग हो गया। सो एग्जाम्पल 1 का ओनली फर्स्ट राइट, ओनली फर्स्ट का मतलब ए राइट, देखिएगा यही लिखा है उसने। चलिए दोस्तों, और कुछ एग्जाम्पल इसी बुक के आगे से ले रखें। मैट में ये क्वेश्चन आया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 यानी एग्जाम्पल नंबर 3 है, देखिए जरा। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? शुड मिलिट्री सर्विस बी मेड कंपल्सरी इन आवर कंट्री। क्या हमारे देश में मिलिट्री सर्विस को कंपल्सरी कर देना चाहिए कि हर व्यक्ति को मिलिट्री सर्विसेज में भाग देना पड़ेगा, मिलिट्री के बारे में सीखना पड़ेगा? देखते हैं दोस्तों। नो, इट इज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। ये तो अहिंसा के खिलाफ है। यस, एवरी सिटीजन शुड प्रोटेक्ट हिज कंट्री। हर व्यक्ति को अपने देश को प्रोटेक्ट करना चाहिए। देखते दोस्तों ये क्या कह रहा है। क्लियरली मिलिट्री सर्विस इज नॉट मेंट टू क्रिएट वायलेंस बट टू डिफेंड अगेंस्ट वायलेंस। सीधी सी बात है, मिलिट्री सर्विस कभी ये नहीं कहता कि आप हिंसा करो, ये कहता है कि आप हिंसा से अपने आप को कैसे बचाओ, हिंसा के खिलाफ बचाव है ये। यानी कि अहिंसा की कोई बात नहीं आती, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वीक पड़ जाता है। सो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज वेग। सिंस एवरी सिटीजन मस्ट हैव अ शेयर इन द सर्विस टुवर्ड्स द कंट्री, सो आर्ग्यूमेंट सेकेंड होल्ड स्ट्रॉन्ग। हर व्यक्ति को अपना एक शेयर देना चाहिए अपने देश की सुरक्षा के लिए, तो वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, यानी कि आर्ग्यूमेंट सेकंड इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छे से एक एक बात को समझाया मैंने, क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल अगर समझ आएंगे तो क्वेश्चन और स्ट्रांगली समझ आएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं।
देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है शुड ओनली वन कंपनी बी अलाउड टू द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनी वन बिग सिटी। बड़े शहरों में या किसी एक बड़े शहर में ये कहना चाह रहा है कि केवल एक ही तरह का ट्रांसपोर्ट, कौन सा वाला, वो भी एक कंपनी जो है, एक ही कंपनी अलाउ करनी है कि भैया आप ही चलाओ और कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलाएगा। ऐसा चेक करते हैं क्या कह रहा है ये। हाँ, ये तो हाँ कह रहा है। दिस विल पुट एन एंड टू अनहेल्दी कॉम्पिटिशंस अमंग डिफरेंट कंपनीज। जो ये विभिन्न तरह की कंपनीज होती हैं उनमें जितने प्रकार के आप ये अनहेल्दी कंपटीशन देख रहे हो ना, वो खत्म हो जाएंगे अगर ऐसा किया जाए तो। ये एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट है, स्ट्रॉन्ग या वीक अभी अपन चेक करते हैं। नो, द कम्यूटर, कम्यूटर का मतलब क्या है? कम्यूटर का मतलब जो कम्यूट करता है। कम्यूट करने का मतलब क्या? कम्यूट करने का मतलब है एक दिशा से दूसरी जगह जाना। सो कम्यूटर्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। शुड बी गिवन वाइडर चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखो दोस्तों, ये तो बात क्लियर है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जितने वाइडर होंगे उतना काम अच्छे से होगा। एक सिंगल को मोनोपोली दे देंगे तो फिर काम बिगड़ जाएगा। कैसे? हैंडिंग ओवर द मोनोपोली ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू वन कंपनी विल एंड अप ऑल कॉम्पिटिशन इन द फील्ड। जिससे क्या होगा? विच में रिजल्ट इन हाई फेयर्स एंड पुअर सर्विस। अगर एक ही करेगा, देखिए एक बात कंफर्म है दोस्तों, जितने ज्यादा ऑप्शन उतना स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर। कंज्यूमर बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। आज मोबाइल के इतने सारे ऑप्शंस हैं कि मोबाइल कौन सा लें, तो कंज्यूमर स्ट्रॉन्ग है। वो प्राइस को चेक कर सकता है, वो उसके क्वालिटी को चेक कर सकता है, और जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी अपनी साख को बचाने के लिए, कंपटीशन के लिए अच्छा प्रोडक्ट देंगे। अगर कंपटीशन हटा दिया किसी भी प्रकार का, हेल्दी या अनहेल्दी कोई भी प्रकार का, तो उससे कंज्यूमर पे लोड बढ़ जाएगा। लिखा है इसने, देखिए, हाई फेयर्स एंड पुअर सर्विस मिलने लग जाएगी। सो पहला वाला तो बॉस वीक है। दूसरा कह रहा है एडिंग टू द कम्यूटर्स वो, सो ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। यस, फर्स्ट डज नॉट। दूसरा तो क्लियर है ना कि अगर एक कर दिया जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी सेकंड वाले को, मतलब और भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आने चाहिए। तो सेकंड वाला सही है, यानी कि सेकंड वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 9। आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 9 है। एसबीआई पीओ में आ चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है शुड इंडिया चेंज इट्स कोर्स फ्रॉम इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस एंड लुक इनवर्ड फॉर ऑल राउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हिंदी में समझते हैं एक्चुअली में ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है क्या भारत को बदल देना चाहिए, चेंज का मतलब बदल देना चाहिए, इट्स कोर्स, अपना रास्ता, अपना तरीका, किससे? फ्रॉम इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस चल रहे हैं, इकोनॉमी में जो चेंजेस हो रहे हैं, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उसके प्रोसेस को छोड़ के इनवर्ड देख लेना चाहिए, लुक इनवर्ड देख लेना चाहिए, अंदर की तरफ, अंदरूनी बातों को, जो और अंदरूनी बातों को देख लेना चाहिए, सो दैट ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। देखते हैं दोस्तों ये क्या कह रहा है। पहला कह रहा है नो, देयर इज नो वे टू लुक बैकवर्ड आफ्टर हैविंग स्टार्टेड द प्रोसेस। कोई रास्ता, कोई तरीका नहीं होता है पीछे आने का। दूसरा कह रहा है दिस विल बेनिफिट इंडिया इन द लॉन्ग रन एज द रिफॉर्म प्रोसेस बोरोड फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज विल एडवर्सली अफेक्ट आवर इकोनॉमी। उससे हमारे इकोनॉमी को बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा अगर जो रिफॉर्म प्रोसेस जो है हमने वेस्टर्न कंट्री से अपनाया है तो। अब इस बात को देखते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। देखिए एक चीज, एक कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से समझा देता हूं दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको शायद यस सही लग रहा हो, आपको शायद नो सही लग रहा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। नो के बाद वाला जो आर्ग्यूमेंट है, जो रीजन है, वो स्ट्रांग होना चाहिए आपके राइट होने के लिए। तो देखते हैं क्लियरली क्या कह रहा है। क्लियरली any reform process may be changed, diverted and reversed at any stage if it is to the benefit of nation। भारत के लिए, किसी राष्ट्र के लिए, किसी देश के लिए अगर कोई प्रोसेस में चेंजेस, कोई रिफॉर्म प्रोसेस में बदलाव करने हैं जिससे वो राष्ट्र को बेनिफिट कर रहा है, फायदा कर रहा है, तो किसी समय भी चेंज किया जा सकता है। Also, the idea of considering a process to be non-refutable
जस्ट बिकॉज इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज सीम्स एब्सर्ड। केवल ये कह देना कि वो वेस्टर्न कंट्रीज से है इसलिए वो फ्रूटफुल नहीं है, सॉरी बॉस, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसा नहीं कह सकते। तो इस केस में पहला वाला भी गलत है और दूसरा वाला भी गलत है। हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं करना चाहिए। और अगर कर सकते हैं तो ये कहना गलत है कि आप उस तरीके से क्यों कर रहे हो जहां वेस्टर्न कंट्रीज कर रही है। सो कुल मिला के दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट्स वीक आर्ग्यूमेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए डी फॉर दिल्ली, इट इज नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। चलिए दोस्तों, यहां कुछ एग्जाम्पल्स हमने करे। एग्जाम्पल्स के बाद बारी आती है दोस्तों एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज सेकंड ए यानी पहली एक्सरसाइज इस चैप्टर की, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। और इसमें लीजिए पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं। स्टेटमेंट कह रहा है, शुड स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स? क्या विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में पार्ट लेना चाहिए? जी हां, लेना चाहिए। इट इनकलकेट्स, क्या मतलब होता है इनकलकेट्स का? इनकलकेट्स का मतलब होता है उसके अंदर भर देता है, इन्वॉल्व कर देता है, उसमें सम्मिलित कर देता है। इन द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, यानी वो ये कह रहा है इन देम, उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज को इनकलकेट करेगा, यानी उसमें डेवलप करेगा, उसमें सम्मिलित करेगा, उसमें ग्रो करेगी, राइट। दूसरा कह रहा है नो, दे शुड स्टडी एंड बिल्ड अप देयर करियर। वो ये कह रहा है कि उनके करियर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पहला भी स्ट्रॉन्ग है और दूसरा भी स्ट्रॉन्ग है। पहला इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि लीडरशिप क्वालिटी उनमें चाहिए। दूसरा इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, वो नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी हमें तैयारी करनी है, अभी हमें और आगे अपने करियर को बिल्ड करना है। तो ये करियर कहां लेके जाएगा? ये पॉलिटिक्स से अदर किसी करियर पे लेके जाएगा। अगर आमतौर पे दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उसे कहते हैं बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रॉन्ग, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। यहां दो ऐसी चीजें, दो विरोधाभास चीजें जो आपस में एक दूसरे को अगर कह रही है कि या तो पहला कर लो या दूसरा कर लो, दोनों नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप लीडरशिप की क्वालिटी के लिए वहां से चले गए तो आपका करियर खराब हो जाएगा, और अगर करियर के लिए चले गए, दोस्तों बहुत स्ट्रांग आपको ध्यान रखना है कि एक और दो, देखिए यस एक अलग रीजन से हो सकता है और नो एक अलग रीजन से हो सकता है, और दोनों रीजन आपस में मैच नहीं कर रहे हैं तो आंसर आता है 5। लेकिन कोई ऐसे दो रीजन जो आपस में एक दूसरे के इस तरह से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि पहले के साथ दूसरा नहीं और दूसरे के साथ पहला नहीं, तो इसका आंसर आएगा आइदर और, यानी कि सी। क्या ये बात समझ आ रही है? इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों एक्सरसाइज 2A का, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शुड देयर बी कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन ओनली फ्यू स्टेट्स? केवल कुछ राज्यों में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनका कंसंट्रेशन होना चाहिए क्या? ऐसा ये पूछना चाह रहा है। देखते हैं दोस्तों। पहला कह रहा है नो, यानी नहीं, इट इज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये ओवरऑल डेवलपमेंट के खिलाफ है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों, क्योंकि किसी भी राज्य या पर्टिकुलर राज्य की बात नहीं करनी चाहिए, हमें तो कहना चाहिए सभी का डेवलपमेंट, सभी का विकास होना चाहिए। तो पहला वाला तो मेरा हिसाब से आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं हम। दूसरा आर्ग्यूमेंट कह रहा है यस अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स लैक इंफ्रास्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। अगर वो नहीं है तो आप उसे करिए, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि केवल कुछ ही में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। तो चूंकि ओनली पहला वाला स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे हमने लाया है। 4 नंबर कह रहा है शुड इंडिया एंगेज इनटू अ डायलॉग विद नेबरिंग कंट्रीज टू स्टॉप क्रॉस बॉर्डर टेंशन? जो ये क्रॉस बॉर्डर टेंशन है, जहां पे क्रॉस बॉर्डर का मतलब क्या है? क्रॉस बॉर्डर का मतलब है दोस्तों ऐसे सारे राष्ट्र, ऐसे सारे नेशन, ऐसे सारी कंट्रीज जो आपसे बॉर्डर शेयर करती हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि जो आपकी क्रॉस बॉर्डर टेंशंस हैं, बॉर्डर्स पे जितनी टेंशन होती है, उसको करने के लिए, उसको शांत करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या हमें डायलॉग एंगेज होना चाहिए? डायलॉग में एंगेज का मतलब क्या है? हमें उनसे वार्तालाप करनी चाहिए, उन्हें बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? दोस्तों पहला कह रहा है यस, दिस इज द ओनली वे टू रिड्यूस द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
एंड स्टॉप लॉस ऑफ इनोसेंट लाइव्स। यस दोस्तों, बिल्कुल सही है। मासूम जिंदगियां अगर बर्बाद होने से बच जाएं, मासूम जिंदगियां अगर तबाह होने से बच जाएं, अगर उनकी जिंदगियां ही बच जाएं, और अगर ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, आतंकवाद जो है, वो अगर कम होता है, तो मुझे लगता है ये जरूर करना चाहिए। यानी इसमें तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए। दूसरा कह रहा है नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेबरिंग कंट्रीज कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन इन सच मैटर्स, दे मे स्टिल एंगेज टू। ये दोस्तों सोचना ही गलत है। अगर मैं शुरुआत में ही ऐसा सोचने लग जाऊंगा कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा? ये बहुत क्लियर आपको रखना है। आप ऐसी चीजों को नो के लिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं ला सकते। अगर आप रिलाय नहीं करोगे तो फिर दुनिया में किसी पे भी नहीं करोगे, आप भाई भाई पे भी रिलाय नहीं करेगा। यानी ये बिल्कुल गलत है। केवल पहला सही है। आंसर फर्स्ट ए, यानी ए ओनली फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, जरा चेक करते हैं। शुड द ऑयल कंपनीज बी अलाउड टू फिक्स द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। मार्केट में उतार चढ़ाव होने पर उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार क्या ऑयल कंपनीज को या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को हमें यह छूट दे देनी चाहिए कि वो कुछ भी करें, अपनी प्राइसेस जब मर्जी बढ़ाएं, जब मर्जी कम करें। देखते हैं इसके पीछे क्या स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं। पहला आर्ग्यूमेंट कहता है यस, यानी हां ऐसा कर देना चाहिए। क्यों? दिस इज द ओनली वे टू मेक द ऑयल कंपनीज कमर्शियली वाइबल। ये केवल एकमात्र तरीका है जिससे कि कंपनी जो है वो वाइबल हो जाएगी। अगेन दोस्तों मेरा ये कहना है ओनली, क्यों ऐसा? ये और भी बहुत सारे रास्ते हैं। क्या हमें मार्केट कंडीशंस को ही देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा? ये बिल्कुल गलत है। तो ओनली ये कह देना मैं नहीं मानता। नो क्या कहता है? दिस विल पुट एडिशनल बर्डन ऑन द रिटेल प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एंड विल कॉज अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स टू द मासेस। तो दोस्तों इससे ये क्लियर पता चल रहा है कि हम पे एडिशनल बर्डन होगा। तो जब एडिशनल बर्डन होगा तो ये नहीं होना चाहिए। यानी ये बात बिल्कुल सही है, और चूंकि ये बात सही है इसलिए ओनली बी करेक्ट है। मतलब पहला वाला बिल्कुल गलत है, पहला वाला, लेकिन दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है, सही है, ऐसा ही होना चाहिए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। बैंक पीओ में आ रखा है ये क्वेश्चन, देखें जरा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि शुड देयर बी अ मैक्सिमम लिमिट फॉर द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक केंद्र सरकार के अंदर जो मंत्रियों की संख्या है उसमें कोई मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए कि भैया ज्यादा से ज्यादा आप इतने मंत्री रख सकते हैं। देखें जरा ये आंसर क्या कह रहा है। ये मना कर रहा है नो, द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर शुड हैव द फ्रीडम टू डिसाइड द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स टू बी अपॉइंटेड। ये कहना चाह रहा है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हैं उनको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो आराम से जितने मर्जी चाहे मिनिस्टर्स रखे। और दूसरा कह रहा है यस, ऐसी लिमिट होनी चाहिए क्योंकि द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। देखिए दोस्तों दोनों चीजें अपने आप में सही हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आई है, अगर वो अपने दम पे इस सरकार को चलाना चाहती है तो वो यही चाहेगी ना कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना काम करे। ज्यादा काम करने के लिए हो सकता है उसको ज्यादा मिनिस्ट्री देनी पड़े। तो मुझे लगता है अपनी जगह पे ये भी सही है और ये भी सही है। और ऐसा भी उसे ध्यान रखना चाहिए साथ साथ में कि उतनी भी ज्यादा ना करे कि वो अननेसेसरी बर्डन बन जाए, एक्सपेंडिचर बढ़ाए। पार्लियामेंट का एक परसेंटेज ही होना चाहिए। तो दोनों ही बातें अपनी जगह पे सही हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ई फॉर एलिफेंट है। चलिए और आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को हमें करना है। दोस्तों बैंक पीओ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। एक्सरसाइज वही चल रही है हमारी 2A। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। शुड द पर्सन्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स बी अलाउड टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, यानी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए क्या हम 18 की उम्र के कम बच्चों को भी ले सकते हैं, लेना चाहिए, ऐसा ये पूछ रहा है। तो ये पहला कह रहा है नो, persons below the age of 18 do not attain both physical and mental maturity
टू शोल्डर सच बर्डन। शोल्डर यहाँ पे वर्ब के रूप में आया है। ये कहना चाहता है कि भैया 18 साल के जो कम के बच्चे हैं ना, तो वो फिजिकली उतने मैच्योर हैं यानी शारीरिक रूप से, और ना मेंटली मैच्योर है यानी मानसिक रूप से, दोनों ही रूप से उतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि वो इस बर्डन को अपने कंधे पर ढो सकें। मुझे लगता है ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों। 18 की उम्र, अभी तक तो वयस्क नहीं हुए हैं, फिजिकल मेंटल चेकअप करेंगे कैसे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि हाँ ऐसा कर देना चाहिए जिससे कि हेल्प मिलेगी कंट्री को डेवलप इट्स आर्म्ड फोर्सेस विच विल सर्व द कंट्री। देखिए बात सही है कि अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए, बट 18 से कम की उम्र 12 भी होती है फॉर एग्जांपल। अब 12 साल के बच्चे को कर दोगे तो वो एक तो उसके लिए भी रिस्क है और देश के लिए भी रिस्क है। चूंकि ये देश के लिए बहुत बड़ी रिस्क है, ऐसा रिस्क नहीं उठाएंगे। मुझे लगता है ओनली फर्स्ट यानी ए, यानी कि आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। तो इस तरीके से आप देखें दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को कैसे करना है वो हम करवा रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है जरा देखें। 20 कह रहा है शुड देयर बी अ बैन ऑन प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट। भैया प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करने में बैन होना चाहिए क्या? भैया प्रोडक्ट को ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट को बैन करना, जरा देखते हैं क्या कहते हैं हम। पहला तो कह रहे हैं नो, इट इज एन एज ऑफ एडवर्टाइजिंग, अनलेस योर एडवर्टाइजमेंट इज बेटर देन योर अदर कॉम्पिटिटर्स द प्रोडक्ट विल नॉट बी सोल्ड। ये एज ही एडवर्टाइजमेंट की है। अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जाएगा तो डेफिनेटली इसको आगे प्रचार प्रसार कैसे मिलेगा, आपके कॉम्पिटिटर से अच्छा है ये कैसे पता चलेगा। और दूसरा कह रहा है यस कर लेना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। द मनी स्पेंट ऑन द एडवर्टाइजिंग इज वेरी ह्यूज एंड इट इन्फ्लेट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की कॉस्ट पे ही तो पड़ेगा भैया। आप जो एड का पैसा लगेगा वो प्रोडक्ट का जो पैसा, जो कॉस्टिंग है उसी में ऐड होगा, और अगर ये ऐड होगा तो ये आप पे बर्डन पड़ेगा। तो अब आप सोचिए जरा, दोनों बातें तो सही हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट किसका है? तो दोस्तों ये दोनों बातें सही हैं कि भैया ऐसा भी अगर है तो गलत है और ऐसा भी है तो ये सही है। यानी कुल मिला के एडवर्टीजमेंट को देखकर जो दोनों बातें कही हैं, अगर ऐड नहीं होगा तो लोग इसको देखेंगे कैसे, और दूसरी चीज जो ऐड होगा अगर, तो फिर उसका बर्डन भी आप पे पड़ेगा। तो मेरा तो मानना है दोस्तों दोनों ही आर्ग्यूमेंट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ई। चलिए आगे देखते हैं, मैट का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है आपका शुड दोज हु रिसीव डाउरी। डाउरी का मतलब, ओ कहां चले मेरे भाई, डाउरी का मतलब होता है जो दहेज लिया जाता है। तो ये कहना चाह रहा है जो लोग दहेज ले रहे हैं डिस्पाइट द लॉ, जिसमें लॉ भी बना हुआ है प्रोहिबिटिंग इट, जो इसको प्रोहिबिट कर रहा है, दहेज लेना मना है, बी पनिश, उन्हें पनिश करना चाहिए क्या, उन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए क्या? पहला कह रहा है यस बिल्कुल पनिशमेंट मिलना चाहिए। दोज हु वायोलेट द लॉ मस्ट बी पनिश्ड। जो नियम को तोड़ेगा, जो कानून को तोड़ेगा, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। इसमें क्वेश्चन क्या पूछने की बात है, 100% मिलना चाहिए। तो मैं बोलता हूं दोस्तों फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। पहली बात तो यस ही राइट हो रहा था, और उसके ऊपर जो आर्ग्यूमेंट है वो भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। दूसरा कह रहा है नहीं साहब दहेज तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि डाउरी सिस्टम इज फर्मली रूटेड इन द सोसाइटी सिंस टाइम इमेमोरियल। कई वर्षों से, हम भूल गए, इमेमोरियल याद ही नहीं है, कई वर्षों से ये चीज चली जा रही है, तो अब इसको निकालना बहुत मुश्किल है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ऐसी बहुत सारी प्रथाएं जो कई लाखों वर्षों से चली आ रही होंगी, हजारों वर्षों से चली आ रही होंगी, आज रुक गई हैं। तो वो रुक सकती है, तो जो चीज गलत है वो गलत है, नहीं चलनी चाहिए। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए, यानी केवल पहला आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है। चलिए हम तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। देखिएगा 27 कहता है शुड आवर कंट्री एक्सटेंड जेनरस बिहेवियर एंड गुडविल टू आवर नेबरिंग कंट्रीज। दोस्तों इसी तरह का एक और क्वेश्चन आया था कि हमारे पड़ोसी राज्य को क्या हमें इस तरह का एक जेनरस बिहेवियर करना चाहिए, उनके साथ वार्तालाप करनी चाहिए, बड़े प्यार से उदार मना पेश आना चाहिए। आर्ग्यूमेंट कहता है दोस्तों हाँ बिल्कुल, गुड विल ऑलवेज पे डिविडेंड।
अगर गुडविल होगी तो इससे जरूर फायदा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा दोस्तों, मैं इस बात पे बिल्कुल सहमत हूं। नो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा जेनरस बिहेवियर जो है, गुडविल जो है, विल बी कंसिडर्ड एज वीकनेस। दोस्तों ये भी होता है, अगर कोई हमें जेनरस मान के लूटना स्टार्ट कर दे, हमारा फायदा उठाना स्टार्ट कर दे, हमें मिसयूज करना कर दे, तो फिर यही तो हम कह रहे हैं, हमारी वो वीकनेस समझेगा। तो मैं मानता हूं दोस्तों ये भी मतलब ये सही है, ये जो बात है वो सही है। सो कुल मिला के फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, आंसर इसका ई है, दोनों ही सही है मेरे भाई। धीरे धीरे दोस्तों आपको ये समझ आ रहा होगा कि किस तरह से आर्ग्यूमेंट को देखना है। हमने जो भी देखा है दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा है। हमने पहला ये देखा है कि जो आर्ग्यूमेंट दिया है वो सही है या नहीं, पहला तो ये, और अगर वो सही है तो कितना स्ट्रांग है, बस ये चेक कर रहे हैं। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पेन जो है तलवार से ज्यादा ताकतवर है, अधिक ताकतवर है? देखते हैं क्या कह रहे हैं। जी हाँ, राइटर्स इन्फ्लुएंस द थिंकिंग ऑफ द पीपल। यस दोस्तों, ऐसा होता है। लेखनी जो है भले भलों के विचार को बदल देती है, इंसानों के विचार को परिवर्तन कर लेती है, उन पे सोचने का एक ऐसा दबाव डालती है कि आप सोचिए क्या ये बात सही है या नहीं। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है नो, ऐसा नहीं है। क्यों? विद द हेल्प ऑफ फिजिकल फोर्स वन कैन कॉन्कर ऑल। नहीं दोस्तों, हर जीत तलवार से नहीं जीती जा सकती, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जा सकता, ये आपको पता है, इतिहास गवाह है, ऐसा कई बार हुआ है। एक कलम ने वो काम कर दिखाया है जो तलवार नहीं कर पाई। यानी कि पहला वाला आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है, स्ट्रॉन्ग भी है, आंसर इसका हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों, मैट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 हम कर रहे हैं। शुड इंडिया हैव नो मिलिट्री फोर्स एट ऑल? भारत में मिलिट्री फोर्स ही नहीं होना चाहिए। ये तो बड़ी अजीब बात कर दी मेरे भाई। पहला कह रहा है नो, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड डू नॉट बिलीव इन नॉन वायलेंस। दूसरी कंट्रीज नॉन वायलेंस में नहीं बिलीव करती, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत बेहुदा बात है, इसका कोई लेना देना नहीं है, नो सेंस। दूसरा कह रहा है हाँ, इंडिया में मिलिट्री फोर्स नहीं होने चाहिए। मेनी इंडियंस बिलीव इन नॉन वायलेंस। देखिए, एक बात आपको दिमाग में बहुत क्लियर रखनी चाहिए कि हमें मिलिट्री फोर्स का वायलेंस और नॉन वायलेंस से लेना देना नहीं है। अगर आप अहिंसा परमो धर्म की बात करेंगे तो कभी भी घर का दरवाजा भी बंद नहीं करेंगे। अगर एक ऐसी हिंसा जो आप अपने आप को बचाव के लिए कर रहे हो, तो वो हिंसा तो हमारा कानून भी हाँ करता है, राइट? तो एक्चुअली इसको कभी भी मिलिट्री फोर्स को हिंसा से अगर जोड़ोगे तो आप इसके आंसर को नहीं ला पाओगे। तो दोस्तों एक फायदा जरूर होता है आपके लिए, जब इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं हमारा माइंड ब्रॉडर बनता है, ये समझने को मिलता है कौन सी चीज क्या कह रही है, कौन सा शब्द क्या कह रहा है, और एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करने के लिए। तो मेरा मानना है दोनों ही गलत हैं, आंसर डी फॉर दिल्ली आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ चुके हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2A चल रही है। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, आराम से चीजों को समझा रहा हूं। देखिए दोस्तों, 37 कहता है शुड देयर बी अ कैप ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। कोई भी एक लोकसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें कोई मैक्सिमम कैप होनी चाहिए क्या? उसमें ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, ऐसा चाहिए? देखते हैं। जी हाँ, होनी चाहिए। दिस विल मेक द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस मोर मीनिंगफुल एज द वोटर्स कैन मेक अ कंसिडर्ड जजमेंट फॉर कास्टिंग देयर वोट। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जो आदमी वोट डाल रहा है उसको पता चलेगा कि मैं किसे वोट डाल रहा हूं, मुझे कंफ्यूजन नहीं होगा, मेरे लिए चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैं को क्या करना है, किसे वोट देना है, नहीं देना है। ये इसकी हिंदी है, राइट या रॉन्ग अभी देखते हैं। सेकंड कह रहा है नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन द डेमोक्रेसी एनी पर्सन फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन कंटेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस एंड देयर शुड बी नो रेस्ट्रिक्शन। दोस्तों सेकंड वाला तो मुझे लगता है एकदम क्लियर कट आंसर है। बात भी सही कह रहा है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट भी है,
जब ये प्रजातंत्र है, आप किसी को भी क्यों रोकोगे ये कह के कि भैया सीट के लिए जितने लोग थे वो फुल हो गए। अगर पर्सन एलिजिबल नहीं है किसी भी रीजन से तो आप मना कर सकते हो, लेकिन ये कहना कि सीट इतनी है हम इतने ही लोगों को देंगे, बॉस इलेक्शन में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि सेकंड वाला तो बिल्कुल सही है। अब बस यही चेक करना है हमें फर्स्ट वाला सही है कि नहीं है। दोस्तों एक बात कंफर्म हमने कही कि भाई सेकंड वाला तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये भी बिल्कुल सही है। क्या होता है कि अगर मान लो जितने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं कल को वो बोलेंगे साहब हम ही सभी देना चाह रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। यानी कुल मिला के मुझे लगता है दोनों ही आर्ग्यूमेंट अपनी जगह पे सही हैं। जब तक ये नहीं करोगे एक्चुअली वोटर किसे वोट करना चाहता है उसके सामने अगर मान लो 50 नहीं 500 ऑप्शन आ गए, कितना कंफ्यूजिंग होगा उसके लिए। तो आर्ग्यूमेंट अपनी जगह पे दोनों सही हैं, डिसीजन क्या लेना वो आपके हाथ में। चलिए मैं तो आगे वाला क्वेश्चन करता हूं, अगला क्वेश्चन देखता हूं। 47 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों हमारे सामने। एक्सरसाइज 2A चल रही है, देखते हैं क्या कह रहा है ये। शुड द रेलवेज इन इंडिया बी प्राइवेटाइज इन द फेज्ड मैनर लाइक द अदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस? जितने भी दूसरे पब्लिक सेक्टर्स हैं उन्हें फेज मैनर में धीरे धीरे एक एक करके जैसे पब्लिक प्राइवेटाइज कर दिया है, क्या हमें रेलवेज को भी प्राइवेटाइज कर देना चाहिए? देखते हैं दोस्तों। पहला वाला कहता है यस दिस इज द ओनली वे टू ब्रिंग इन कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रोवाइड बेटर सर्विस टू द पब्लिक। केवल यही एक तरीका है कि हम बेटर सर्विस दे पाएंगे और कॉम्पिटिटिवनेस ला पाएंगे किसी भी सेक्टर में। और यहां पर्टिकुलरली बात हो रही है रेलवेज में। एक तो प्रतिस्पर्धात्मक चीजें आ जाएंगी और दूसरा सर्विसेज बेटर हो जाएंगी। सेकंड क्या कह रहा है दोस्तों? सेकंड कह रहा है नो दिस विल पोज अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री एज मल्टीनेशनल विल एंटर इन द फ्रे। एक्चुअली आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग हो या ना हो वो बाद में देखा जाता है, पहले तो ये देखो कि आर्ग्यूमेंट ही सही है कि नहीं। मतलब इसका कोई कनेक्शन नहीं है। आपकी दूसरी जगह पे तो फॉरेन नेशनल्स आ सकते हैं, यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। और अभी तो उसने मार्केट के ओपन के लिए कहा है, प्राइवेटाइजेशन के लिए कहा है। फॉरेन मार्केट में ओपन है कि नहीं कहा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो आप प्री ऑक्यूपाइड या प्री अज्यूम्ड नहीं करेंगे, ये हमने स्टार्टिंग बता दिया था। तो ये तो डेफिनेटली गलत है। अब बात सिर्फ ये करनी कि पहला वाला सही है कि नहीं। दोस्तों मुझे लगता है कि पहला वाला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यही अब तरीका बच गया है मोनोपोली हटाने का और लोगों के बीच में प्राइवेटाइज करने का। ऐसे बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल है जहां ऐसा हुआ है, रेलवेज में भी हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ओनली ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 एमबीए में आ रखा है ये क्वेश्चन, एक्सरसाइज वही 2A। चलिए क्या कह रहा है? शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन ऑन यूज ऑफ ऑल टाइप ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स इन इंडिया? भारत में जितने पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक मिल रहे हैं उन सब पे बैन लगा देना चाहिए, कंप्लीट बैन, कि भैया रासायनिक कीटनाशक केमिकल पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दोस्तों पहला कह रहा है नो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जो पेस्ट हैं वो डिस्ट्रॉय कर देंगे सारी क्रॉप्स को, फार्मर जो हैं फिर हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। बात सही है। भैया पेस्टिसाइड का इजाद इसीलिए तो हुआ था कि एक्चुअली में जो पेस्ट है, कीड़े, जो कीट है, वो हमारी फसल को नष्ट ना करें। तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है हाँ ऐसा हो जाना चाहिए। क्यों? जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं वो वाटर अंडरग्राउंड जो है उसको भी पॉल्यूट करते हैं और हेल्थ हैजार्ड लेके आते हैं, सीरियस हेल्थ हैजार्ड, यानी बहुत सारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाले हैजार्ड। तो दोस्तों ये भी डेफिनेटली बात सही है। दोनों आर्ग्यूमेंट बहुत स्ट्रांग है, हमेशा वाद विवाद चलता है, दोनों ही सही है बात, तो फिर ये तो दोनों ही राइट हो गए। इसका आंसर हो गया 5, यानी बोथ आर करेक्ट। इसी तरीके से दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ए से कर लिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया, और ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट सेकंड वाली एक्सरसाइज में है, यानी सेकंड बी में है। लेकिन उसके हम कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ तरीका बदला है क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का, कंसेप्ट वही है, आइडिया वही है, किस तरीके से अप्रोच करनी है वो भी वही है। तो लिए चलते हैं दोस्तों अगली एक्सरसाइज में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज में हमने जितने क्वेश्चंस किए थे दोस्तों, हर क्वेश्चन के नीचे केवल 2 ही ऑप्शन थे कि भाई हम ये देख रहे थे कि ये राइट है या रॉन्ग है, मतलब यस है या नो है।
कोई एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में कहा कि हाँ भैया ऐसा हो जाना चाहिए, ये उसके पीछे का तर्क है, नहीं भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके पीछे का तर्क है। अब जो कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा, मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या है वो समझा दूं। इस तरह के क्वेश्चन में हो सकता है मल्टीपल यस राइट हो, मल्टीपल नो राइट हो, इवन एक ही क्वेश्चन के लिए यस भी राइट हो और नो भी राइट हो। इस बार क्वेश्चन में आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके पीछे जो नो कहने का रीजन है वो कितना स्ट्रांग है। बस अगर वो स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट है तो आपका आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, एक्सरसाइज 2B है हमारी और उसका एक क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कह रहा है शुड द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन इंडिया बी हेल्ड एवरी 3 years एज अगेंस्ट 5 year एट प्रेजेंट। भाई अभी 5 साल में आपके चुनाव होते हैं, क्या इसे हर 3 साल में कर देना चाहिए? अब इसके अलग अलग रीजन आ सकते हैं। पहली बात तो अलग अलग मंतव्य आ सकते हैं, हाँ कर लो, नहीं साहब ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना और क्यों हाँ करना वो पीछे हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। तो पहला कह रहा है साहब नो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो समझ लेते हैं। दिस विल एनहांस वेस्टेज ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। एक बात तो कंफर्म है दोस्तों कि इतनी बड़ी कंट्री यानी कि इतना बड़ा राष्ट्र है यहां पे, और उस राष्ट्र में जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन का वोटिंग करवाना रहता है, बहुत सारा पैसा लगता है। तो ये अगर कोई रीजन दिया जाता है कि हमें 5 को 3 करना है, वोटिंग को मना नहीं कर रहा है, 5 को 3 करना है, तो वो नहीं होना चाहिए। नहीं तो हर कुछ सालों में हमें एक बहुत बड़ा खर्चा निकालना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट तो राइट लग रहा है मुझे। दूसरा क्या कह रहा है, दिस विल हेल्प द वोटर्स टू चेंज नॉन परफॉर्मिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट मच डिले। एक बहुत अच्छी लाइन उसने लिखी है कि भैया बिना डिले के 3 साल में तो आपको हटा देना चाहिए। देखिए मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, आप अगर अपने घर का मैनेजमेंट कर रहे हो, आप एक ऑफिस का मैनेजमेंट कर रहे हो, तब तक ठीक है। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप जब लेते हो तो आपको उसको समझने में, उसको चीजों को लगाने में कुछ समय लगता है। और जब आपको वो समझ में आने लगे चीजें, आपने कुछ प्लानिंग करी, जितने में टाइम आ गया निकलने का, ये मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो नहीं होना चाहिए। मतलब ये कहना कि भैया इससे वोटर्स को, उस आदमी को बदलने में आसानी मिलेगी, अगर मिलेगी दोस्तों तो फिर बाद में भी मिल जाएगी। और अगर कोई नॉन परफॉर्मिंग है तो वो पहले ही पता चल जाएगा, उस पर वोटिंग ही नहीं की जाएगी। तो कुल मिला के ये तर्क देना थोड़ा सा कम जमता है। थर्ड कह रहा है नो ऐसा नहीं होना चाहिए। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल नॉट हैव एनफ टाइम टू सेटल एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन डेवलपमेंट एक्टिविटीज। वही रीजन तो मैंने दिया था, मैंने यही तो कहा था आपको कि थर्ड में जो बात राइट है, इसी कारण से एक्चुअली सेकंड रॉन्ग है। तो मेरा अभी मानना है कि फर्स्ट और थर्ड होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड। ये लीजिए सा फर्स्ट और थर्ड। भाई बेसिक आपको ये स्ट्रांग बात समझ आनी चाहिए कि हमें क्या रीजन दिया जा रहा है यस या नो का। यहां पे हो सकता है 2 रीजन नो के राइट हुए, बट ऐसा जरूरी हर क्वेश्चन में हो सकता है किसी में एक यस और एक नो राइट हो जाए। अच्छा एक यस राइट हो जाए, दूसरा यस राइट ना हो। सिंपल चीज है दोस्तों, आर्ग्यूमेंट कितना स्ट्रांग है बस ये हमें देखना है। और आर्ग्यूमेंट का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से करिएगा और किसी चीज से मत जोड़िएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन करते हैं। 11 नंबर, मैंने सोचा कि कुछ दूर दूर के क्वेश्चंस किए जाएं, तो 11 नंबर क्वेश्चन आया, देखिए क्या कह रहा है वो। 11 नंबर कह रहा है शुड इंडिया एक्वायर मैन्युफैक्चर द लेटेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। क्या हमें न्यूक्लियर वेपन्स को, जो ये परमाणु शक्ति है, परमाणु बम आदि चीजें हैं, क्या उसे अपनाना चाहिए, ये कह रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला ये कह रहा है यस द एनिमीज ऑफ इंडिया आर इंप्रूविंग देयर वेपन्स कंटिन्यूअसली एंड इट बिकम्स इंपरेटिव। इंपरेटिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है ये। तो ये कह रहा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाएगा टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। कंट्री की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को बचाने के लिए इतना करना पड़ेगा दोस्तों, डेफिनेटली करना पड़ेगा। डिफेंस का मतलब क्या है? डिफेंस का मतलब आक्रमण नहीं है, डिफेंस का मतलब है कि अपना बचाव कर सके। और अगर मुझे पता है कि कोई और राष्ट्र, कोई और देश जिसके पास न्यूक्लियर पावर है और वो न्यूक्लियर पावर को और बढ़ाते जा रहा है, न्यूक्लियर मैन्युफैक्चरिंग और करते जा रहा है, न्यूक्लियर बम्स की तरफ बढ़ते जा रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो बॉस ये डेफिनेटली हमें कह सकते हैं
हमें भी उस ओर बढ़ना चाहिए। पता चला कल किसने देखा है कौन सी चीज हम पर आ रखेगी और हम उसको क्या कर सकेंगे। एक बात, जरूरी नहीं है कि हम इस वेपन्स का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक बात तो कंफर्म है दोस्तों, अगर मेरे पास वेपन न्यूक्लियर हुआ तो सामने वाला भी अटैक करने से पहले 4 बार सोचेगा। यानी कुल मिला के एक बात समझ आती है कि ये बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है नो नो, यानी इंस्टेड ऑफ द मनी शुड बी डाइवर्टेड टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज। दोस्तों नो का और भी कोई रीजन हो सकता था, बट यहां जो रीजन दिया है वो समझ नहीं आ रहा है। वो कह रहा है इंटरनल डेवलपमेंट के लिए लगा दीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि डिफेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इंटरनल डेवलपमेंट है? भाई आप किसी भी वर्ष का उठा के देख लीजिए बजट पूरे देश का, हर साल में एक बहुत बड़ा हिस्सा हम डिफेंस को देते हैं और देना भी चाहिए। घर के अंदर आप अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सुरक्षा पे पैसा खर्चा करना चाहिए, राइट? सो ये तो कहना गलत हो जाएगा कि वो पैसा कहीं और लगा दो। सॉरी बॉस, रॉन्ग है। थर्ड नंबर कहता है नो, द इंटरनेशनल कम्युनिटी विल आइसोलेट इंडियंस एंड दिस विल ब्रिंग सेटबैक टू इंडियन इकोनॉमी। यार ये तो कोई लेना देना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं दूसरी क्वेश्चन में ही कह रहा है कि दूसरी कंट्रीज जो हैं वो ऐसा कर रही हैं तो हम नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि भैया हम अलग हो जाएंगे। अरे भैया दुनिया कर रही है तो हम कर रहे हैं, इसमें गलत कहां है? तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो सेकंड थर्ड तो बिल्कुल नहीं लगता। फोर्थ कह रहा है नो, इट विल बी अगेंस्ट अवर पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस का न्यूक्लियर वेपन से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों एक बात समझिएगा, मैं अगर ये न्यूक्लियर वेपन सिर्फ इस पर्पस से बनाऊं कि मुझे सामने वाले को ध्वस्त करना ही करना है, भले ही सामने वाले ने कुछ नहीं किया, तो ये गलत हो जाएगा। इंडिया की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। इंडिया वर्ल्ड पीस की बात करती है, लेकिन अगर तुम एक बंदूक निकालोगे तो हमारी बंदूक तैयार है, अभी निकाली नहीं है, तैयार है। अगर तुमने दागी तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना वापस दागने के लिए। यानी ये भी रॉन्ग हो जाएगा। केवल पहला ही स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? देखिए है साहब, ओनली फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि क्वेश्चन को किस और ले जाना है, किस तरीके से करना है। कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिससे कि और क्लैरिटी आए हमारे थॉट्स में। देखिएगा देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है शुड कोल इंजन बी रिप्लेस्ड। 21 नंबर है दोस्तों, एक्सरसाइज 2B का 21। देखिएगा भाई ये कह रहा है कि जो हमारे कोयले के इंजन हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए इलेक्ट्रिक इंजन से। इलेक्ट्रिक इंजन आ जाए और कोल के इंजन यानी कोयले वाले बंद हो जाएं। देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है हाँ ऐसा कर दो। कोल इंजन कॉज ऑफ लॉट ऑफ पॉल्यूशन। बिल्कुल सही है दोस्तों, अभी पॉल्यूशन की हालत बहुत खराब है। जब आप यहां देख रहे हैं मुझे, दिल्ली में आप पूछो इतना भयंकर पॉल्यूशन है, इतनी बुरी हालत है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज तो कम करनी पड़ेगी। ये अगर एक कॉज बनता है तो एक कॉज तो कम करो मेरे भाई। यानी ये तो बिल्कुल ही सही है। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रिक इंजन आर गुड ऑन परफॉर्मेंस, इजी टू ऑपरेट एंड लो ऑन मेंटेनेंस। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर कोई चीज की परफॉर्मेंस अच्छी है, परफॉर्मेंस के साथ साथ ऑपरेशन भी आसान है, यानी एक तो वो अच्छा काम देती है और उसको काम करना लेना भी आसान है, और मेंटेनेंस भी ज्यादा खर्चा नहीं लगता, तो क्यों नहीं ऐसा करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है दोस्तों, 100% राइट है। नो आया है, नो भी चेक कर लेते हैं क्या ये राइट है। इंडिया डज नॉट प्रोड्यूस एनफ इलेक्ट्रिसिटी टू फुलफिल इट्स। अरे देखो ये कहां से बात आ गई दोस्तों। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने की बात करो, कोई डेवलपमेंट को कम नहीं करना है कि नहीं साहब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सो ये हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड राइट हो जाएंगे। ये देखिए साहब फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 आंसर हो जाएगा 21 का बी। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों, मैंने वो सारे क्वेश्चन लेने का कोशिश किया जो प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं आ रखे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया। अगर आप चाहते तो मैं इसमें और भी क्वेश्चंस कराता, पर हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको कॉन्सेप्ट देखना है, बेसिक अप्रोच समझ में आनी चाहिए और वो जरूर समझ में आ गई होगी, ऐसा मेरा मानना है। एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में। दोस्तों ये कह रहा है शुड मर्सी डेथ या मर्सी किलिंग जिसको आपको कहते हैं इच्छा मृत्यु, ठीक है ना, उसे मर्सी किलिंग भी कहा जाता है। दैट इज ऑल दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल डिजीजेस। टर्मिनल डिजीज मतलब, टर्मिनल डिजीज का मतलब है एक ऐसी डिजीज जिससे लौट के नहीं आ सकते,
जिसे ठीक नहीं कर सकते वो धीरे 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 आदमी को खत्म करेगी ही करेगी। ऐसी कोई डिजीज से है बी अलाउड टू एंड देयर लाइव्स इन दे सो डिजायर, जब वो इच्छा करें उनको मृत्यु दे दो, इसीलिए हमने इसको कहते हैं इच्छा मृत्यु, राइट। पहला कह रहा है नो साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए, नोबडी शुड बी अलाउड टू एंड और हिज और लाइफ एज दिस गोज अगेंस्ट द बेसिक टेनेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। बिल्कुल सही बात है भाई, जो मानव जाति की बेसिक बात है वो यही कह रही है कि हमें, मानव जाति की बेसिक बात ये कहती है, बेसिक टेनेट ये कहती है कि इंसान को खुद की जिंदगी को खत्म करने का कोई हक नहीं है। तो ये हक देना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, फिर तो हम इसके एवज में, इसके आड़ लेकर कभी भी मृत्यु ले लेंगे, फिर तो आत्महत्या सही कहलाएगा। यानी ये तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक यस आया, नो के बाद एक यस आया, इसको देखते हैं ये कितना सही कह रहा है। पेशेंट्स अंडरगोइंग टेरिबल सफरिंग एंड हैविंग एब्सोल्युटली नो चांस ऑफ रिकवरी। दोस्तों क्वेश्चन में लिखा था टर्मिनल डिजीज है, यानी बचने की भी संभावना नहीं है, शुड बी लिबर्टेड फ्रॉम सफरिंग थ्रू मर्सी डेथ। यस दोस्तों बिल्कुल सही बात है ये। जब वो डेथ खत्म होने वाली है, वो वैसे ही धीरे 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 मरने वाला है, भैया जल्दी मार दो ना उसको, एटलीस्ट जो पेन वो सह रहा है वो तो अब सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने आप में भी राइट हो गया और यस भी राइट हो गया। एक और बचा है वो देखते हैं, ये नो कह रहा है इवन मर्सी डेथ इज सॉर्ट ऑफ किलिंग एंड किलिंग कैन नेवर बी लीगलाइज। बात तो सही है यार, किलिंग को लीगलाइज कैसे कर रहे हो? किलिंग अगर लीगलाइज हुई तो इसके दूसरे परिणाम निकल आएंगे, साइड इफेक्ट्स निकल आएंगे जो मैं और आप नहीं चाहते, यानी इसे तो राइट करना ही पड़ेगा। सो पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया हमारे सामने जिसके ऑल आर स्ट्रॉन्ग, इवन यस आर स्ट्रॉन्ग, नो आर स्ट्रॉन्ग, हर तरह की चीजें स्ट्रॉन्ग है। कुल मिला के अब मुझे लगता है बहुत अच्छे से अप्रोच समझ चुके हैं, सारे क्वेश्चन आप करने के लिए सक्षम हो चुके हैं। मैं चाहूंगा जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं इस एक्सरसाइज के अभी पूरे कर लीजिए। अगले वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।